द यूथ आइकन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहां चेहरे बदलते हैं पर रिवाज नहीं। लेकिन बाड़मेर के ढोरों से एक ऐसा तूफान उठा जिसने न सिर्फ रिवाजों को चुनौती दी बल्कि बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के उस युवा चेहरे की जिसने बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत और बुलंद आवाज के दम पर सड़क से संसद तक की चर्चा बटोरी। नाम है, नमस्कार, हूँ आप रविंद्र सिंह भाटी। एक साधारण शिक्षक का बेटा कैसे बना लाखों युवाओं की धड़कन। जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव से लेकर शिव विधानसभा की ऐतिहासिक जीत तक का सफर कैसा रहा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रविंद्र सिंह भाटी की पूरी कहानी। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1997 को बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव दुधोड़ा में हुआ। वे एक साधारण मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार से आते हैं। उनके पिता शैतान सिंह भाटी एक शिक्षक है और माता अशोक कंवर एक गृहिणी है। रविंद्र बचपन से ही निडर थे, लेकिन उनका परिवार राजनीति से दूर दूर तक नहीं जुड़ा था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के पास ही हुई। एक शिक्षक पिता चाहते थे कि बेटा वकालत में नाम कमाए। इसी सपने को लेकर रविंद्र उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU पहुंचे। उन्होंने यहां से BA और फिर कानून की पढ़ाई LLB की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जोधपुर यूनिवर्सिटी JNVU में कदम रखते ही रविंद्र ने देखा कि छात्रों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वे ABVP से जुड़े और छात्रहित की आवाज उठाने लगे। कहानी में असली मोड़ तब आया जब 2019 के छात्र संघ चुनाव आए। रविंद्र सिंह भाटी ने ABVP से टिकट की उम्मीद की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यहीं से बागी भाटी का जन्म हुआ। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ संगठन की ताकत थी, दूसरी तरफ रविंद्र का वन मैन आर्मी वाला जज्बा, और जब नतीजे आए तो इतिहास रच दिया गया। 57 साल के इतिहास में पहली बार JNVU में कोई निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष बना। विद्यार्थी वर्ग में है ये जीत, मेरी जीत नहीं, उन विद्यार्थियों की जीत है जिन्होंने मुझे वोट देके आगे बढ़ाया। मैं आज अकेला अध्यक्ष नहीं बना हूँ, आज वो तमाम 11,000 विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अध्यक्ष बने हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद कोरोना काल में छात्रों की फीस माफी का मुद्दा है। मैं खुद विजयम निकले हूँ। 5 ईयर लॉ की फीस 50,000 है, सैलरी एक मुफ्त। कोई कहीं काम करे, कोई की काम करे, पर ये कोरोना में लगभग सब बेरोजगार हुआ। वहां गोटे आप जीवन यापन करने रो भी कम के पैसों कम पड़ना। तो या यूनिवर्सिटी की समस्याएं। रविंद्र हमेशा फ्रंट फुट पर रहे। उनकी लोकप्रियता अब कैंपस से निकलकर गांवों की चौपालों तक पहुंच चुकी थी। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव आए। रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की। उम्मीद थी कि शिव सीट से टिकट मिलेगा, लेकिन एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। टिकट नहीं मिला। रविंद्र के पास 2 रास्ते थे, या तो पार्टी के फैसले को मानकर बैठ जाते या फिर जनता की अदालत में जाते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने भाजपा से बगावत की और शिव विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोक दी। यह चुनाव डेविड वर्सेस गोलियत जैसा था। सामने कई बार के विधायक और बड़ी पार्टियों का तंत्र था, लेकिन रविंद्र की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने बता दिया था कि हवा का रुख बदल चुका है। 3 दिसंबर 2023 उनके जन्मदिन के दिन को जब नतीजे आए तो रविंद्र सिंह भाटी ने अमीन खान जैसे दिग्गजों को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता का राज क्या है? पहला, उनका संबोधन। वे मारवाड़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में जिस देसी अंदाज और आक्रामकता से बात रखते हैं वह सीधा दिल में उतरता है। दूसरा, सर्व समाज 36 कौम का साथ।
वे सिर्फ एक जाति के नेता बनकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने 36 कौम को साथ लेकर चलने का नारा दिया। विधानसभा में उनका पहला ही भाषण वायरल हो गया था, जब उन्होंने पानी और बिजली की समस्याओं पर सरकार को घेरा। वे सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, जिससे वे युवाओं से सीधे जुड़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। भले ही वे जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ ने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। हाल ही में 2025 में भी वे अपने क्षेत्र की समस्याओं और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। वे लगातार सक्रिय हैं और ये साबित कर रहे हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं है। वाकई अगर आप चाहते हो, वाकई अगर आप युवाओं के साथ हो, वाकई आप अगर किसानों के साथ हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 70% अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाए और कहें कि साहब जहां पे ये काम हो रहा है वहां के युवाओं को हम वरीयता देंगे। आप लाए, आप नहीं ला पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ले आ पाए। रविंद्र सिंह भाटी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसाधन मायने नहीं रखते। एक साधारण छात्र से लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी बनने तक का उनका सफर करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल है। भविष्य में वे राजस्थान की राजनीति में क्या नया मोड़ लाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस रेगिस्तान के तूफान को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको रविंद्र सिंह भाटी की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय, मैं उस पश्चिमी राजस्थान के उस सीमांत क्षेत्र से आता हूं जहां हमेशा से भौगोलिक रूप से अभाव रहे। रोजगार के कोई साधन नहीं थे। हमारे लोग रोजगार के लिए, व्यापार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए और उन्होंने अपना काम किया। वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां अलग है। हमारे उस क्षेत्र में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है और व्यापार के लिए तमाम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है उस क्षेत्र की तरफ से, उस क्षेत्र के आम लोगों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्थानीय जितने युवा हैं उनको उन मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार मिले ताकि वहां के युवा मुख्य धारा से जुड़ सके। आप देखेंगे कि कर्नाटका में भी थोड़े दिन पहले एक नया बिल लाया गया जिसमें 50% रिजर्वेशन की बात की गई, स्थानीय को रोजगार में वरीयता की बात की गई। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बिल पे डिस्कस हुआ जिसमें कहा गया कि साहब स्थानीय को रोजगार के लिए हम 70 से 75% तक स्किल और अनस्किल में हम रिजर्वेशन देंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश की सरकार से कि आप स्थानीय को रोजगार दें, युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दें। अगर वहां पे स्थानीय कंपनियों में युवाओं को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बॉर्डर मजबूत हो पाएगा, वो सीमांत क्षेत्र मजबूत हो पाएगा। आज के समय में तमाम युवा साथी बेरोजगारी के उस आलम से गुजर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और स्थानीयों को वहां की मल्टीनेशनल कंपनीज में, चाहे वो सोलर की हो, विंड की हो, पेट्रोकेमिकल की हो और तमाम सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में उन युवाओं को रोजगार के नए संसाधन देने चाहिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि उनको स्किल के रूप में उनको अच्छी स्किल देके तैयार भी करने की जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की और हम सब की मिलकर होनी चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय को आप रोजगार देने का श्रम कराओ। धन्यवाद सभापति महोदय। माफी चाहूं, मैं जानियो कि साहब मारा विपक्ष वाला भाई आया रहा, हमें बोलने को मौको देवे को नहीं देवे तो पानी पीने की माफी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा, एक बार जब हम सब साथ में बैठे हैं, विपक्ष के भाई भी आए हैं, कर्टसी के नाते एक बार टेबल बजा के इनका स्वागत करना चाहिए। मैं तो निर्दलीय हूं, पक्ष और विपक्ष के बीच में बैठा हूं। दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि विपक्ष के बिना इस सदन का आनंद भी नहीं आ रहा था। चर्चा होनी चाहिए, कई सारी कमियां रही है, बड़े लोग बैठ के उस चीज को निपटाएंगे भी, पर आपका स्वागत करते हैं।
इनकी कमियां आप अच्छे से पूरी कर रहे थे, इनकी कमियां पूरी कर रहे थे, पता है मुझे। मैं तो आपका अपना हूं, अब मानो नहीं मानो वो अलग बात है। माननीय सभापति सदस्य, महोदय, अपनी बात रखिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सीमांत के उस क्षेत्र से आता हूं जिन्होंने 65 और 71 के कई सारे युद्ध झेले, कई सारे काल और अकाल देखे। सीमांत के लोग बहुत मजबूत है साहब। 65 और 71 के उस युद्ध के दौर में जब भी इस देश को जरूरत रही, अपने प्राणों की बाजी उन लोगों ने लगाई। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में बाघा बॉर्डर के तर्ज पे रिट्रीट सेरेमनी करवाने के लिए हम केंद्र को लिखें। साथ ही साथ मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप एक वॉर म्यूजियम वहां पे डेवलप करें ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारा शौर्य दिख सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि बॉर्डर को मजबूत करने के लिए वहां पे तमाम जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसके लिए हम सभी को मिलकर एक सामूहिक प्रयास भी करना होगा। मैं डीएनपी क्षेत्र की बात पहले भी कई बार कर चुका हूं, आज भी मेरा पुनः निवेदन रहेगा। डीएनपी के वो गांव जो आज भी बिजली से वंचित है, पानी से वंचित है, सड़क से वंचित है, तमाम उन चीजों से वंचित है, उन्हें जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा। एक तरफ जब हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, जब हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वहां उस डीएनपी क्षेत्र में आज भी मोबाइल नेटवर्क की बड़ी कमी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वन मंत्री जी को। उन्होंने आज आश्वासन दिया कि आने वाले समय में कई सारे मोबाइल नेटवर्क वहां पे डेवलप किए जाएंगे। मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि एजुकेशन के मामले में जो क्षेत्र आज दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है, वहां पे हम शिक्षकों की पूर्ति करके जो कमी जो वहां पे है उसको भर के और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अध्यक्ष महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय